गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आज अपनी कक्षा में रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए अपना पाठ शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में, और ये कक्षा 10 की कक्षा है। इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करें, ऊपर दाहिनी तरफ आ रहा है, और आप पुरानी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अम्ल और क्षार होते क्या हैं बच्चों? अगर देखा जाए तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारों को छूने पर साबुन जैसा या झाग जैसा प्रतीत होता है। अम्ल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अम्ल और क्षार की पहचान आप अगर सीधे उन्हें छू कर करना चाहें तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों ही हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और यह किसी भी क्षण हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि कभी आपके ख़राब एक्सपीरियंस रहे हों जब हम किसी इन्वर्टर की बैटरी को देखते हैं तो उसके अंदर एक बहुत प्रबल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है, अंग्रेजी में सल्फ्यूरिक एसिड या ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं, वो भरा होता है। गंधक का ये अम्ल इतना अधिक अम्लीय होता है कि किसी भी कपड़े पर या आपकी स्किन पे कहीं पर भी पड़ जाएगा तो यह उसको काट देता है, उसको ख़राब कर देता है। जिस लोहे की ट्रे पर बैटरी रखी जाती है उस पर भी आपने जंग देखी होगी, और यह कारण केवल और सिर्फ केवल उस अम्ल के कारण ही है। अम्ल और क्षार को पहचानने का फिर क्या तरीका हो सकता है? तो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए हम लोगों को लिटमस पेपर की आवश्यकता होती है। लिटमस पेपर का प्रयोग करके हम लोग अम्ल और क्षार पहचान सकते हैं। इस पर हम लोग आगे और बात करेंगे कि किस तरह से हम अम्ल को और क्षार को पहचान सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि अम्ल और क्षार को पहले परिभाषित किया जाए कि अम्ल और क्षार किस तरह से परिभाषित हैं। जहाँ तक बात आती है अम्ल और क्षार की परिभाषा की, तो अम्ल और क्षार दोनों को परिभाषित करने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए, जिनमें से सबसे पहला सिद्धांत आर्रीनियस का है, दूसरा सिद्धांत ब्रोनस्टेड और लोरी का है, और तीसरा लुईस का है। हालांकि इसके अलावा भी लक्स फ्लड थ्योरी और ओसानाविच थ्योरी, ये 2 थ्योरी और हैं। टोटल 5 सिद्धांत होते हैं अम्ल और क्षार को परिभाषित करने के लिए, लेकिन इनमें से पहले 2 ही आपको आपकी कक्षा में पढ़ने हैं। बाकी आप अगली कक्षा में यानी कक्षा 11 में और कक्षा 12 में इसको पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो आर्रीनियस का सिद्धांत है, और ये आर्रीनियस का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है और सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है और सभी अम्ल जल में आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसा ये नियम है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों, हम लोग एक HCl एक अम्ल ले रहे हैं और इसका जलीय विलयन हमने बना लिया है। तो जलीय विलयन बनाने पर क्या बनेगा? ये देगा H+ और साथ में क्या देगा? Cl-। तो ये क्या चीज़ है? ये हाइड्रोजन आयन है, और यही किसी भी अम्ल की पहचान होती है। इसके अलावा अगर हम क्षार की बात करेंगे तो क्षार ज़्यादातर धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या अमोनिया विलयन होते हैं। आर्रीनियस कहते हैं कि क्षार वो हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ध्यान रहे, क्षार वो हैं
जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं, तो H+ और OH- ये वाला आयन जो है इसको हाइड्रॉक्साइड आयन कहते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ये क्षार हो गया। अगर हम बात करें सिद्धांत की, तो फिर से देखिए जरा, आर्रेनियस का सिद्धांत क्या कहता है। आर्रेनियस का सिद्धांत कहता है कि अम्ल वे यौगिक हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन का सूत्र, उसका प्रतीक हमने आपको बताया H+। और क्षार वे यौगिक हैं जो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH-, यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन। आर्रेनियस का यह सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है, और इतना पुराना सिद्धांत शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा कि कोई सिद्धांत आया जिसने ये बताया कि जो अणु हैं उनको तोड़ा जा सकता है, उनको आयनीकृत किया जा सकता है। पहले ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस तरह की बात की, लेकिन क्योंकि ये सिद्धांत केवल और सिर्फ केवल जलीय विलयन के लिए प्रयोग किया जा सकता था, इसीलिए इस सिद्धांत को बहुत अधिक समय तक हम लोग प्रयोग नहीं कर सके। तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब जगह जलीय विलयन आवश्यक है। तो वो जितने भी अम्ल और क्षार थे जो जलीय विलयन नहीं बना सकते थे, अब जलीय विलयन कौन नहीं बना पाते हैं, तो हमारे पास दो तरीके के पदार्थ होते हैं, दो तरीके के यौगिक होते हैं। एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, और दूसरे होते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितने भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलेय होते हैं, लेकिन जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्बनिक यौगिक क्यों ना हो, सामान्यतः वो जल में अघुलनशील होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक, और हमारी दुनिया में अगर देखा जाए तो ज़्यादा तत्व जो हैं वो कार्बनिक हैं, अकार्बनिक तत्वों की संख्या कम है। दूसरा सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, आज के समय में इसकी उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, ब्रानस्टेड लोरी का सिद्धांत। ये दो वैज्ञानिक थे, ब्रानस्टेड ने ये थ्योरी बनाई थी और लोरी ने इसका सपोर्ट किया था, लोरी ने इसको समर्थन दिया था। ये कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है और वो है प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी, यानी कि प्रोटॉन स्थानांतरण सिद्धांत। क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि जितने भी अम्ल हैं वो सभी प्रोटॉन देते हैं अपने विलयन में। सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर आया कि जितने भी अम्ल हैं वो अपने विलयन में, ना कि केवल जलीय विलयन में। अब अंतर क्या है दोनों में, विलयन कोई भी हो सकता है। जलीय विलयन पानी से ही बनेगा, लेकिन विलयन अल्कोहल, ईथर, कीटोन, कोई भी कंपाउंड लेकर के आप उसमें किसी भी दूसरे पदार्थ को घोल सकते हैं। इसलिए ये बड़ा ब्रॉड, एक तरीके से एक बहुत बड़ा सिद्धांत हो गया जो बहुत सारे अम्लों को एक साथ परिभाषित करता है। और इसीलिए आज के समय में अम्लीय प्रकृति को जानने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इसी सिद्धांत की ज़रूरत होती है। ब्रानस्टेड लोरी सिद्धांत के हिसाब से प्रोटॉन देने वाले अम्ल हैं और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्षार होते हैं। जो जितनी जल्दी प्रोटॉन देता है वो उतना प्रबल अम्ल होता है, और जो जितनी जल्दी प्रोटॉन ग्रहण करता है वो उतना प्रबल क्षार होता है। अब यहाँ पर दो नाम आ रहे हैं, एक नाम आ रहा है प्रोटॉन और एक नाम आ रहा है हाइड्रोजन आयन। यहीं पर आपको ये बात समझा देते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। हाइड्रोजन आयन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का परमाणु, और इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बनता है हाइड्रोजन आयन। ये हमारा जो है, ये जो हमने गोले में खींचा है, ये हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। कभी भी किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या
वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या वो होती है द्रव्यमान संख्या ऋण परमाणु क्रमांक। इस हिसाब से अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, क्योंकि यहाँ पर उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है और इलेक्ट्रॉन भी 0 हो गया, क्योंकि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। तो सही मायने में हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस केवल एक जनरेशन गैप है इन दोनों थ्योरी में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आर्रेनियस के सिद्धांत में आप हाइड्रोजन आयन लिखेंगे और ब्रॉनस्टेड के सिद्धांत में आप प्रोटॉन लिखेंगे। जिस वैज्ञानिक ने जो नाम प्रस्तुत किया है हम उसी नाम को प्रस्तुत करेंगे अपनी कॉपी में। तो ध्यान रहे, जब कभी भी आपसे कहा जाए कि आर्रेनियस थ्योरी, तो आप हमेशा कहेंगे आर्रेनियस के हिसाब से अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ब्रॉनस्टेड के आधार पर अगर पूछा जाए तो कहेंगे अम्ल वो हैं जो अपने विलयन में प्रोटॉन देते हैं। यहाँ प्रोटॉन की बात करेंगे। आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अम्ल को और परिभाषित कर सकते हैं, कैसे उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। अभी तक आपने देखा, आपने ये परिभाषा समझ में आ गई होगी कि अम्ल वे यौगिक होते हैं जिनमें 1, 2 या अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और जल में घोलने पर ये आयनित हो जाते हैं। और यहाँ पर केवल ये ज़रूरी नहीं है कि जल में घोलने पर, किसी भी विलयन में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसके अलावा जितने भी अम्ल होते हैं उनमें एक चीज़ बहुत खास है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। हाइड्रोजन तत्व होता ही है सभी अम्ल में। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जो है वो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, H3O+ उसको कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अम्लों के प्रकार, तो 2 तरीके से इनको परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले हम स्रोत पर आधारित की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया था आपको 2 तरीके के पदार्थ होते हैं हमारे वातावरण में। एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ और दूसरे होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। सबसे ज़्यादा अम्ल जो हैं वो कार्बनिक अम्ल हैं, अकार्बनिक अम्ल कम होते हैं। ये वो अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल वो अम्ल हैं, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पदार्थ हैं जहाँ कार्बन की उपस्थिति आवश्यक है। तो कार्बनिक अम्लों में भी क्या हुआ, कार्बनिक अम्ल वो सारे अम्ल हैं जो पेड़ पौधों से या पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी मौजूद होता है। बात समझ गए? पादपों से, पेड़ पौधों से, नेचुरल प्रोडक्ट से, जहाँ से भी अम्ल निकाले जाते हैं वो सब के सब जो हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल में एक खास बात है कि ये ज़्यादातर दुर्बल अम्ल होते हैं, कमज़ोर अम्ल होते हैं, बहुत मजबूत अम्ल, बहुत प्रबल अम्ल नहीं होते। कारण ये है क्योंकि जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका आयनन बहुत कम होता है। तो अगर कोई पूछे कि कार्बनिक अम्ल दुर्बल क्यों होते हैं, तो आपका सीधा उत्तर होगा क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का आयनन कम होता है, इसलिए कार्बनिक अम्ल जो हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। इसके अलावा दूसरे हमारे हैं अकार्बनिक अम्ल। ये कौन से अम्ल होते हैं? अकार्बनिक अम्ल वो हैं जो खनिजों से प्राप्त होते हैं। इनको अंग्रेजी में हम लोग मिनरल एसिड्स बोलते हैं। उनको ऑर्गेनिक एसिड्स और इनको मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड, एसिड मतलब अम्ल और मिनरल मतलब खनिज, तो ये सभी के सभी मिनरल एसिड कहलाते हैं। सभी प्रबल अम्ल होते हैं, ये खास बात है। जितने भी अकार्बनिक अम्ल हैं वो सभी प्रबल अम्ल होते हैं क्योंकि इनमें आयनन पूरा होता है, 100% आयनन होता है। केवल एक अम्ल है कार्बोनिक अम्ल, H2CO3। कार्बोनिक अम्ल जो है वो एक दुर्बल अम्ल होता है यहाँ, जबकि वह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो केवल एक अकेला इसको छोड़ दें कार्बोनिक अम्ल को, बाकी सभी अम्ल जो हैं वो बहुत प्रबल होते हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा किस तरह से हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक
अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल में कुछ नाम हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, इसके अलावा सिट्रिक एसिड भी होता है, बहुत सारे और भी एसिड होते हैं, टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। तो उन सब पर नहीं जा रहे हैं। और इनके रासायनिक सूत्र भी हम आपको बता दें कि ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग लिखते हैं H2C2O4, ये सूत्र रासायनिक सूत्र है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH है। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो है वो होता है HCOOH। फार्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में होता है, बहुत पीड़ादायक होता है और बहुत प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बात करें तो उसका सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसी को गंधक का अम्ल भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड जिसको कि बोलते हैं HNO3, और कार्बोनिक अम्ल जिसका कि सूत्र होता है H2CO3। तो कार्बोनिक अम्ल ही केवल एक ऐसा अम्ल होता है अकार्बनिक होने के बाद भी वह दुर्बल है, नहीं तो सभी अकार्बनिक अम्ल यानी कि सारे मिनरल एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, केवल आप जिसको छोड़ दें कार्बोनिक को। स्रोतों के आधार पर कहाँ कहाँ से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है इस स्लाइड में ये बताया गया है। सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल देता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनमें सब में संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनमें सब में सिट्रिक एसिड होता है। चींटी और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। खट्टा दूध जो है सॉर मिल्क, उसमें आपका लैक्टिक अम्ल होता है। इसीलिए दूध को अगर फटने से बचाना है तो थोड़ा सा क्या करिए, उसमें बेकिंग सोडा मिला दीजिए। बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो जितना लैक्टिक अम्ल उसमें बनेगा, बेकिंग सोडा से क्रिया करके वो ख़त्म होता जाएगा, दूध लंबे समय तक नहीं फटता। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल होता है। मूत्र जो होता है उसके अंदर, यूरिन के अंदर जो है वो यूरिक एसिड होता है। बॉडी में जितना भी हम लोग प्रोटीन खाते हैं वो टूटता है फैटी एसिड और अमोनिया में। अमोनिया को बॉडी तुरंत यूरिया में कन्वर्ट करती है और यूरिया जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर जाता है, उसी में साथ में यूरिक एसिड भी होता है। क्षारों में अगर आप देखें तो सभी क्षार नेचुरल प्रोडक्ट से ही आते हैं, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, इसलिए आप केवल इनके नाम, इनकी कैटेगरी याद कर लीजिए। एक है धातु ऑक्साइड्स, दूसरे हैं धातु के हाइड्रोक्साइड्स और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन को अच्छे से पहचान लीजिए। तो धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड और ये एक अलग से क्षार आ रहा है जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। NH4OH किस तरह से इनको प्रयोग किया जाता है ये सब याद रखने हैं आपको, क्योंकि परीक्षा में एक एक नंबर के सवाल खूब आते हैं इस पर आधारित। तो देखिए, बोरिक एसिड को आई वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, ये एज अ एंटीसेप्टिक भी होता है। सिट्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड को फूड प्रिजर्वेटिव की तरीके से यूज़ करते हैं, यानी खाना खराब होने से बचाता है ये। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो क्या करता है, ऑक्जेलिक अम्ल स्याही के दाग साफ करने के काम आता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो होता है आपके रॉ गुआवा जो होता है ना, गुआवा फ्रूट, अमरूद जो है, कच्चा अमरूद, उसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से कार्बोनिक अम्ल जो है वो शीतल पेय, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक आते हैं, जैसे ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी आती हैं, वो सब के सब कार्बोनेटेड होते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है और जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। एसिटिक एसिड सिरके के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगर ये है क्लास 1 to 1 हमारी फिजिकल क्लास होती तो कोई ना कोई बच्चा ज़रूर पूछ लेता कि सर विस्फोटक कैसे बनाते हैं। एक क्यूरियोसिटी होती है सबके मन में। अमोनियम नाइट्रेट जो साल्ट है वो विस्फोटक की तरह काम करता है और उसमें नाइट्रेट आयन है जो कि नाइट्रिक एसिड से ही आता है। फास्फोरिक एसिड उर्वरक बनाने के काम आता है। उर्वरक बनाने में फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग है। अगर हम बात करें क्षार की तो क्षारों के प्रयोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है ये हम लोग पढ़ेंगे, कोर्स में है हमारे। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड की तरीके से, एंटासिड वो दवाइयाँ होती हैं
जो अति अम्लता को ख़त्म करने में प्रयोग की जाती हैं, उनको एंटासिड्स बोला जाता है। मार्केट में ये सारे इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड कुछ अलग से प्रोडक्ट के नेम जैसे डाइजिन है और एक और नाम होता है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब एंटासिड की तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ड्राइंग के उपकरण बनाने में प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग मतलब सुखाना, ड्राइंग मतलब सुखाना। ठीक है, तो कोई भी गीली चीज़ है उसको कैल्शियम ऑक्साइड के संपर्क में रखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड धीरे धीरे करके उससे पानी खींचता जाएगा और उसको ड्राई कर देगा, यानी सुखा देगा। आइए चलते हैं ज़रा, एक और बात हम आपको बता दें। हमारे पास एक लिटमस परीक्षण होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि अम्ल को और क्षार को अलग अलग करते हैं। लिटमस विलयन भी होता है और लिटमस की स्ट्रिप भी होती है, पतले पतले कागज़ की चिट होती है। दो तरीके के होती है, एक लाल लिटमस होता है, लाल लिटमस, रेड लिटमस पेपर, और दूसरा होता है नीला यानी कि ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ये हमारा हो गया रेड लिटमस पेपर और ये हमारा हो गया ब्लू लिटमस पेपर। तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं, रेड कर देते हैं। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस स्ट्रिप इनटू रेड एंड बेसेस कन्वर्ट रेड लिटमस स्ट्रिप इनटू ब्लू। अगर कोई पूछता है कि क्षार पर नीले लिटमस पर क्या प्रभाव देगा, तो क्षार नीले लिटमस को अप्रभावित रखता है। लिटमस पेपर हमेशा ये वेट टेस्ट होता है, ड्राई टेस्ट नहीं है, यानी कि लिटमस पेपर को पहले पानी में भिगोया जाता है और उसके बाद उसमें एक बूंद अम्ल की या क्षार की डाली जाती है। हम लोग दोनों लिटमस लेते हैं, एक लाल एक नीला। मान लीजिए हमने नीले पे डाला, कुछ नहीं हुआ, लाल पे डाला तो वो नीला हो गया, इसका मतलब है जो दिया गया था वो क्षार था। याद रखेंगे इसको। याद रखने का एक आसान तरीका भी है। क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं और बी से बेस और बी से ब्लू, बी से बेस और बी से ही ब्लू। तो याद रहे क्षार का अंतिम रंग जो है वो कैसा होता है, नीला होता है। नीला कहाँ से आएगा, लाल से आएगा। तो नीला जो है वो लाल से आएगा, इसलिए रेड वाला ब्लू हो जाता है, उसको क्षार कहते हैं। जब लिटमस रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो ये क्षार के वजह से होता है, और ऐसे ही ब्लू वाला जब रेड होता है तो वो अम्ल की वजह से होता है। अम्ल के प्रकार में दूसरा प्रकार जो है हमारे पास एक आता है हाइड्रा अम्ल और दूसरा आता है ऑक्सी अम्ल। देखिए बहुत आसान है। ऑक्सी अम्ल वो होता है जिसमें हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ ऑक्सीजन भी होता है, नाम से पता चल रहा है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन मौजूद है। हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो मतलब अम्ल दो ही प्रकार के होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, एक वो जिनमें ऑक्सीजन होता है, एक वो जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है। जिनमें ऑक्सीजन होता है वो होते हैं हमारे ऑक्सी अम्ल, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो होते हैं हमारे हाइड्रा अम्ल। अगर आप इनको देखें तो परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं, और इनके उदाहरण की बात करें अगर, तो जैसे हाइड्रा अम्ल की बात करेंगे तो हाइड्रा अम्ल में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा, इसी तरह से HBr भी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कैटेगरी नहीं होती है इनकी, कम ही होते हैं हाइड्रा अम्ल, क्योंकि सभी अम्लों में जो है वो ऑक्सीजन दिख जाता है, वो सब ऑक्सी अम्ल होते हैं। और ऑक्सी अम्ल होने के साथ साथ ऑक्सीकारक भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सी अम्ल है। इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है, ये भी एक ऑक्सी अम्ल है। आप क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड किस तरह का अम्ल कहा जाएगा, H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल ले लीजिए या H2CO3 ले लीजिए, तो ये कार्बोनिक अम्ल है। इन दोनों को ज़रा बताइएगा कमेंट करके कि ये कैसे होंगे। अपना उत्तर देते समय इस ऑक्सीजन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आती है बात इनके वर्गीकरण की। तो भास्मिकता के आधार पर हम लोगों ने अम्ल और क्षार अम्ल को परिभाषित किया है। अब यहाँ से हम अम्ल अलग पढ़ाएंगे और क्षार अलग हो जाएगा,
क्योंकि भास्मिकता शब्द अम्ल के लिए प्रयोग होता है और क्षार जो है उसकी क्षारकता होती है। इसको भास्मिकता को अंग्रेजी में अगर कहें तो ये बेसिसिटी होती है। अंग्रेजी में भास्मिकता को हम लोग कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड और अम्लता एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। कह रहे हैं किसी अम्ल की भास्मिकता उसके विलयन में प्रति अणु निर्मुक्त होने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या होती है। तो एक अणु द्वारा कितने हाइड्रोजन आयन दिए जाते हैं, ये संख्या जो है वो किसी अम्ल के लिए होती है। और अगर आप भास्मिकता के हिसाब से इसका आयनन करेंगे किसी भी अम्ल का, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग उसकी भास्मिकता निकाल सकते हैं। भास्मिकता के आधार पर सभी अम्लों को 3 भागों में बांट दिया गया है मुख्य रूप से। पहला होता है एकल भास्मिकता वाले अम्ल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। दूसरे होते हैं द्विभास्मिक अम्ल यानी कि डाइबेसिक एसिड, और तीसरे होते हैं त्रिभास्मिक अम्ल यानी कि ट्राइबेसिक एसिड। तो आइए चलते हैं, ये सभी एसिड चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे कार्बनिक हो, चाहे अकार्बनिक हो, सभी अम्लों को इसमें रखा गया है। एकल भास्मिकता के अम्ल क्या हैं? परिभाषा से बिल्कुल साफ है, प्रति अणु जब आयनन होगा तो केवल एक ही हाइड्रोजन आयन मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका रासायनिक सूत्र होता है। जब ये आयनित होगा तो केवल एक H+ देगा और Cl- देगा। अगर आप इसका एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो आपको केवल एक ही आयन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 1 आयन पर मॉलिक्यूल मिल रहा है और आप कह सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी 1 है। बेसिसिटी 1 है। शॉर्ट में हम लोग इसको लिख लेते हैं n बराबर 1। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से दूसरा अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, और ये पाठ खत्म होते होते आपको सारे अम्लों के रासायनिक सूत्र याद हो जाने चाहिए, सबका आयनन आपको पता चल जाना चाहिए। ये बनेगा, ये वाला जो आयन हम लोगों ने बनाया है ये क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन, हालांकि 9th में आपने सारे आयन याद किए होंगे। और ये वाला जो है ये कैसा है? ये नाइट्रेट आयन है। नाइट्रेट आयन है। और यहाँ पर भी देखिए तो एक अणु से क्या मिल रहा है आपको? केवल एक ही हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। और यही कारण है कि हम लोग इसकी भी भास्मिकता को क्या कहेंगे? इसकी भी बेसिसिटी को हम लोग कहेंगे कि 1 है। इसी तरह से हम लोग एसिटिक अम्ल के बारे में भी कह सकते हैं। एसिटिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है, और ये जब आयनित होता है तब क्या बनाएगा? ये बनाता है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। ये बनाता है एसीटेट आयन, और क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखें तो एक ही H+ मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या कहा जाएगा? मोनोबेसिक एसिड। तो सामान्य तौर पर जितने भी मोनोबेसिक एसिड होते हैं उनका सूत्र हम लोग क्या लिख लेते हैं? ये इनका सामान्य सूत्र हो गया HA। यहाँ पे A कोई भी ऋणायन हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक ही होगा। द्विभास्मिक अम्ल जो हैं उनके लिए हम लोग जो सामान्य सूत्र लिखते हैं वो लिख लेते हैं H2A। ये होता है इनका सामान्य सूत्र। और इनमें खासियत क्या होती है? जब इनका आयनन होता है तो प्रति अणु 2 हाइड्रोजन आयन आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप सामान्य सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो H2A जब आयनित होगा तो क्या देगा? 2 H आयन देगा और 1 A- देगा। क्योंकि इसने 2 H आयन दिए हैं इसलिए ये डाइबेसिक एसिड हो गया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डाइबेसिक एसिड। यहाँ पर अगर आप उदाहरण देखें तो बहुत बढ़िया उदाहरण है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। आयनित होकर आपको हाइड्रोजन आयन देता है और अपने साथ में सल्फेट आयन बनाता है। सल्फेट आयन। इसके अलावा हम लोग कार्बोनिक अम्ल, क्या सूत्र था बताएंगे क्या? H2CO3। ये भी आयनित होकर के क्या देगा? 2H+ और CO3
2-। ये जो आयन बना है इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन। देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने और समझने के लिए उसकी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप इसी पाठ के ख़त्म होते होते ये सभी सूत्र और संकेत याद कर लें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल भी जो है वो डाइबेसिक एसिड ही होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बात कर रहे हैं और अब आ रही है बात किसकी? वो आ रही है ट्राइबेसिक एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइबेसिक एसिड यानी त्रिभाषमिक अम्ल। यहाँ पर परिभाषा वही रहेगी। क्या होगा? एक अणु जब आयनित होगा तो 3 हाइड्रोजन परमाणु को ये दिखाएगा, 3 हाइड्रोजन परमाणु निर्मुक्त करेगा। सामान्य सूत्र इसका H3A हो जाएगा। जब आप H3A का आयनन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा 3 H मिल जाएंगे और A पर 3 ही ऋणावेश आएगा। यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल इसका बहुत बढ़िया उदाहरण होता है। फास्फोरिक अम्ल अभी तक हम लोगों ने नहीं लिखा है कभी। अब देखिए, H3PO4 इसका सूत्र होता है और ये आयनित होने के बाद 3 अलग अलग स्टेप में आयनित होता है। और अगर आप ओवरऑल पूरी अभिक्रिया लिखें तो आयनन के बाद ये फास्फेट आयन बनाता है। फास्फेट आयन बनाता है। फास्फेट हमारी हड्डियों का भी बहुत एक महत्वपूर्ण घटक होता है। कैल्शियम फास्फेट हड्डियों से प्राप्त किया जाता है। अम्लों के रासायनिक गुण बच्चों हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। और जितने भी, ये अगली कक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका वीडियो हम आपको कल देंगे, लेकिन तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।